हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लाइव सेशन ऑफ मोनोलॉग क्लासेस। आई एम दिनेश कुमार और आज मैं आपके साथ द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज का एनालिसिस करूंगा। आज बच्चों द हिंदू नहीं आया है, आई थिंक बिकॉज ऑफ गणेश चतुर्थी। ठीक है, सो आज है 19 सितंबर 2023। इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ द डे। तो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है आज की, वुमेन्स बिल इन द वर्क्स अगेन। तो बेसिकली क्या है कि ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है, ये काफी लंबे समय से पेंडिंग था, लेकिन अभी इसको कैबिनेट ने क्लियर किया है। ठीक है, अब ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है, इसके बारे में एडिटोरियल में इंफॉर्मेशन है, तो उसको हम वहीं पर डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में। ठीक है, तो दोनों साथ एक साथ कवर हो जाएंगे। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। ये सारी न्यूज वुमेन रिजर्वेशन बिल से ही संबंधित है, इसको हम एडिटोरियल पेज पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, सभी एस्पेक्टों को ध्यान में रखते हुए। नाउ this one important news for you is that the DU can use the CLAT for law courses admission this academic year। तो जैसे कि अभी तक क्या होता था कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी, इसमें 3 ईयर कोर्स ही चलता था। ठीक है, लेकिन बच्चों इस साल से DU ने 5 इयर्स LLB कोर्स भी स्टार्ट कर दिया है। अब क्वेश्चन ये था कि क्या DU अपना सेपरेट एग्जामिनेशन लेगी या DU किसी और एग्जाम के द्वारा अपनी इन सीटों को फिल करेगी। तो अभी क्योंकि टाइम बहुत कम है और इतनी जल्दी एग्जाम पेपर बनाना या और सब चीजों में कोऑर्डिनेट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि DU इस साल, दिस एकेडमिक ईयर, इस साल DU क्लैट के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन दे देगी। ठीक है, तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज है कि इस बार आपको, अगर आपका क्लैट में स्कोर अच्छा आता है, देन यू मे आल्सो गेट द चांस टू टेक एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी 5 ईयर कोर्स प्रोग्राम। ठीक है, नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। देखिए जो ये न्यूज है, गाजियाबाद में 15 लोग अरेस्ट हुए हैं रिगार्डिंग द कन्वर्जन बिड एट प्रेयर मीटिंग। तो ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो ये कानून है या इससे संबंधित प्रोविजंस हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर हर साल राइट टू रिलीजन से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने लास्ट ईयर भी पूछा था। अब बेसिकली क्या है, जो राइट टू रिलीजन है वो आर्टिकल 25 टू 28 दिया गया है, पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स राइट टू रिलीजन इज अवर फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 25 कहता है कि हम किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं, किसी भी रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ टेक्निकल पॉइंट ये हैं कि सपोज आज कोई पर्सन किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन में है या उसको बिलोंग करता है और उसका मन करता है कि वो किसी दूसरे रिलीजन में जाए, तो वो जा सकता है फ्रीली, उसको रोका नहीं जाएगा, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर किसी को किसी तरह का इंड्यूसमेंट देकर या थ्रेट देकर या प्रॉमिस देकर या कोई लालच देकर अगर उसको किसी दूसरे धर्म में जाने के लिए प्रोवोक किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फोर्स कन्वर्जन। अब फोर्स कन्वर्जन क्या है? फोर्स कन्वर्जन अपने आप में एक ऑफेंस है। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर देखो, ये जो कानून है ये उत्तर प्रदेश का कानून है। अंडर सेक्शन 3 मीन्स सेक्शन 3 एंड 5 क्लॉज 1 ऑफ उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021। तो यहाँ पर कुछ लोग जो हैं, उन्होंने कुछ लोगों को एक प्रेयर मीटिंग में बुलाया और बाद में वो उन लोगों को फोर्सफुली कन्वर्ट करने की तैयारी कर रहे थे। किसी पर्सन ने उनके खिलाफ कंप्लेंट कर दी। सो नाउ पुलिस रजिस्टर्ड द केस अगेंस्ट ऑल दोज कल्प्रिट्स और द एक्यूज्ड पर्सन। तो हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट हमारा यही है। दूसरी बात यह है कि हम जिस भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं
वो रिलीजन उसकी हम तारीफ कर सकते हैं और इवन हम ये कह सकते हैं कि वो रिलीजन दुनिया का सबसे अच्छा रिलीजन है। लेकिन हमारे पास ये बिल्कुल भी राइट नहीं है कि हम किसी दूसरे पर्सन के रिलीजन के बारे में कुछ गलत बोलें, ठीक है? तो हमें अपने रिलीजन के बारे में राइट्स हैं और ये राइट्स जो है हमारे एब्सोल्यूट नहीं है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मीन्स राइट टू रिलीजन इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। ये हमारा एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। तो अगर आप आर्टिकल 25 पढ़ेंगे तो आर्टिकल 25 अपने आप में ये कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, मीन्स पार्ट थर्ड की सारी रेस्ट्रिक्शंस प्लस पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मॉरलिटी, इन ग्राउंड्स पर हमारे राइट टू रिलीजन पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। अब पब्लिक ऑर्डर मीन्स कि अगर हम कोई रिलीजियस प्रोसेशन निकालते हैं और रिलीजियस प्रोसेशन निकालने से पब्लिक ऑर्डर वायलेट होता है, पब्लिक ऑर्डर अफेक्ट होता है, तो हमको ये रिलीजियस प्रोसेशन निकालने से मना किया जा सकता है। सिमिलरली अगर हमारी किसी भी एक्टिविटी से लोगों की हेल्थ अफेक्ट होती है तो हमको अपनी रिलीजियस एक्टिविटी परफॉर्म करने से मना किया जा सकता है। मॉरलिटी का मतलब यह है कि अगर हम कोई काम ऐसा करते हैं विच इज अगेंस्ट द मॉरलिटी, ठीक है, तो वो उस काम को यानी कि उस धर्म से संबंधित एक्टिविटी को रोका जा सकता है या प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। ये दोनों पॉलिटिकल न्यूज है जिसमें कि राज्यसभा में खड़गे साहब कह रहे हैं नेहरू टुक अलोंग अपोजिशन, पीएम मोदी डज नॉट वांट टू सी अवर शैडो। तो बेसिकली इस तरह की न्यूज से आपको कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा और इस तरह की न्यूज पढ़कर आपको अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। अब ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ टू हाउस पैनल ऑन वुमेन्स बिल, गवर्नमेंट शुड डिसाइड कोटा विद इन कोटा, रिव्यू आफ्टर 15 ईयर्स। तो बेसिकली क्या है, अभी सरकार जो वुमेन है उनको लोकसभा एंड लोकसभा में 33% रिजर्वेशन की बात चल रही है, ठीक है। इसको कैबिनेट ने क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब ये जो वुमेन रिजर्वेशन का बिल है ये पिछले अराउंड 30 इयर्स और 27 ईयर्स से पेंडिंग चल रहा था। बहुत सारी गवर्नमेंट आई और कोई भी गवर्नमेंट इसको पास नहीं करा पाई, ठीक है। इस रिगार्ड में कुछ कमेटी के नाम मैं आपको बता रहा हूं। पहला है गीता मुखर्जी कमेटी, ये आप नोट डाउन कर लेंगे। एग्जामिन्ड बिल इन यूपीए गवर्नमेंट मींस कांग्रेस सरकार में, जो कि 1996 में टेबल हुआ। फिर उसके बाद जयंती नटराजन कमेटी ने इसको 2008 में रिव्यू किया, लेकिन ये बिल पास आज तक भी नहीं हुआ। अब ये बिल कहता है कि फीमेल को 33% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, ठीक है। 33% रिजर्वेशन मीन्स जितने भी सीट्स हैं उनका 33% सीट शुड बिलोंग टू द और शुड बी गिवन टू द दिस फीमेल। अब यहाँ पर जो लोकसभा का रिजर्वेशन है और पार्लियामेंट का रिजर्वेशन है वो अभी तक नहीं मिला है। लेकिन अगर हम रिजर्वेशन लोअर लेवल की बात करते हैं, रिजर्वेशन की लोअर लेवल का मतलब है पंचायत में और म्यूनिसिपैलिटीज में, तो वहां पर वुमेन को रिजर्वेशन अभी भी एट प्रेजेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। और इसके लिए आप रेफर करेंगे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि पार्ट 9 से डील करता है, पार्ट 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकंड इज द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये डील करता है म्यूनिसिपैलिटी से। तो यहाँ पर जितने भी म्यूनिसिपैलिटी या विलेज पंचायत की सीट्स होती हैं उसमें 33% जो सीट्स हैं वो रिजर्व होती हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर जब ये बिल पास होता है या बिल हाउसेज में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो अलग अलग तरह के ऑब्जेक्शंस आते हैं। जैसे कुछ पार्टियों का ऑब्जेक्शन ये था कि आप 33% रिजर्वेशन तो दे रहे हैं फीमेल को, ठीक है, कोई अच्छी मतलब गलत बात नहीं है, यानी कि अच्छी बात है, लेकिन
इसमें इनका कंसर्न ये था कि रिजर्वेशन के अंदर भी रिजर्वेशन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये 33% जो है रिजर्वेशन है, ये किसी भी फीमेल के लिए है, मीन्स भले ही वो फीमेल जनरल कैटेगरी की हो, ओबीसी हो, एससी हो और एसटी हो। लेकिन इन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की डिमांड क्या थी? डिमांड ये थी कि जो ओबीसी की फीमेल हैं, उनके लिए इस रिजर्वेशन कोटा के अंदर से कोई और कोटा फिक्स किया जाना चाहिए। तो ये तो उस टाइम पर नहीं मानी गई, ठीक है? और अभी भी ये मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इट वाज़ मेयरली अ डिमांड, ठीक है? सेकंड पॉइंट क्या था? सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि एक होता है एमएस गिल फॉर्मूला। ये इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए। और ये एमएस गिल फॉर्मूला क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जब वो अपने टिकट डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अपने टिकट डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, तो वहां पर भी उनको 33% रिजर्वेशन वोमेन को दिया जाना चाहिए इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट। क्यों? कि देखिएगा, अगर किसी फीमेल कैंडिडेट को टिकट ही नहीं मिला तो उसके जीतने के चांसेस तो बिल्कुल है ही नहीं, है ना? तो लोकसभा में उसको रिजर्वेशन या पार्लियामेंट के हाउसेस में उसको रिजर्वेशन तभी मिलेगा जबकि वो उसको वहां से कोई पॉलिटिकल पार्टी टिकट दे। तो इसलिए एमएस गिल फॉर्मूला जो है इस बात की बात करता है कि यहाँ पर ये मैंडेटरी होना चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को जो कि रिकॉग्नाइज की गई है कि वो अपने जब वो टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी तो वो इतने टिकट दे, ठीक है? नेक्स्ट, कुछ लोगों का एप्रीहेंशन या कुछ लोगों की डिमांड ये भी थी कि ये जो कोटा है ये इनिशियली 15 ईयर के लिए दिया जाना चाहिए, ठीक है? और 15 के बाद इसको रिव्यू करना चाहिए। तो अगर 15 ईयर तक ये सही चलता है तो इसको आगे कंटिन्यू कर दिया जाना चाहिए। और अगर ये 15 ईयर के तक इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो फिर इसको बाद में रोका जा सकता है। सेकंड पॉइंट क्या था कि ये जो हमारा रिजर्वेशन है ये राज्यसभा एज वेल एज लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी दिया जाना चाहिए। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि पार्लियामेंट के दो हाउसेज होते हैं, एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है हमारा राज्यसभा। राज्यसभा is also called Council of State and Lok Sabha is also called the lower house। राज्यसभा को हम अपर हाउस भी बोलते हैं, ठीक है? अभी जो रिजर्वेशन है हम इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की डिमांड है कि रिजर्वेशन अपर हाउस में भी दिया जाना चाहिए, मतलब राज्यसभा में भी दिया जाना चाहिए। सिमिलरली क्या होता है, एक होता है स्टेट लेजिस्लेचर, और ये स्टेट लेजिस्लेचर में दो हाउसेज होते हैं, एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये लेजिस्लेटिव असेंबली तो सारे स्टेट्स में पाई जाती है, और जो दूसरा हाउस होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये केवल 6 स्टेट में ही हमारे यहाँ पाई जाती है, ठीक है? तो ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ये तो सभी में पाई जाती है, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है सब में नहीं पाई जाती। इसका बनना या इसको क्रिएट करना या इसको रिमूव करना, इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो अगर किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है तो वो स्टेट रिकमेंडेशन भेजेगा पार्लियामेंट को, और अगर पार्लियामेंट को सही लगता है कि इसमें इस लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी चाहिए, तो पार्लियामेंट का ये डिस्क्रिशन है कि वहां पर वो लेजिस्लेटिव काउंसिल बना देगी। तो डिमांड ये भी है कि जब रिजर्वेशन हम लोकसभा में दे रहे हैं तो दिस रिजर्वेशन शुड आल्सो बी गिवन इन द राज्यसभा एंड इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो मैंने अभी आपको ये 3 कमेटी के नाम बताए ये बड़े आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये गिल एमएस गिल फॉर्मूला आपको समझना है, ठीक है? और इससे संबंधित जो प्रोविजंस मैंने आपको बताए हैं, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अभी जो रिसेंटली बिल अगर ये पास होगा तो ये होगा 108 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये जो पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं वुमेन रिजर्वेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डे, ठीक है? इससे क्वेश्चन आपको आएगा, इस न्यूज को अच्छी तरह पढ़ना, ठीक है?
नाउ वी कम टू द नेक्स्ट न्यूज। कर्नाटका होसाला टेम्पल्स ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। ठीक है, तो यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट होती है जिसमें कर्नाटका के होसाला टेम्पल को शामिल किया गया है। अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं। तो इसमें 3 टेम्पल्स हैं कर्नाटका में जिनको कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। और ये कौन सी लिस्ट में किया गया? एज दे आर आल्सो नोन विल बी द इंडियाज 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये होसाला टेम्पल जो है ये इंडिया की 42nd वर्ल्ड हेरिटेज साइट होगी। ठीक है, तो एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि इंडिया के टोटल कितनी साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है और ये जो होसाला टेम्पल है ये किस लिस्ट में फॉल करता है। ये जो टेम्पल है ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड विष्णु। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट। नाउ वी सी दिस SC क्वेश्चंस महाराष्ट्र स्पीकर गिव्स 1 week टू डिसाइड ऑन उद्धव सेना's प्ली। अब ये थोड़ा सा जो न्यूज है कई बार हमने आपके साथ डिस्कस की है। दिस रिलेट टू द एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब होता है दल बदल कानून। ठीक है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं जो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो पहला बात क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो 10th शेड्यूल है इट डील्स विद द एंटी डिफेक्शन लॉज। ठीक है, अब ये 10th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कब की गई थी? इट वाज इंक्लूडेड बाय द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, अब अगर कोई पर्सन किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पर जीतता है और जीतने के बाद वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो इट इज वन ऑफ द ग्राउंड ऑफ एंटी डिफेक्शन। सेकंड पॉइंट क्या होता है कि अगर पार्टी ने विप इशू करी है, विप का मतलब एक मैंडेट होता है, एक डायरेक्शन होता है, और सपोज दैट पॉलिटिकल पार्टी ने विप इशू करी है कि सभी लोगों को पार्लियामेंट के हाउस में आना है या उस दिन प्रेजेंट रहना है। सेकंड पॉइंट क्या है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को वोट कास्ट करनी है। अब अगर कोई पर्सन मींस कोई मेंबर उस पॉलिटिकल पार्टी का या इलेक्टेड MLA या MP उस दिन हाउस में प्रेजेंट नहीं होता या विप के अनुसार काम नहीं करता, दिस में आल्सो लीड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ दैट पर्सन अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। इसका एक्सेप्शन क्या है? इसका एक्सेप्शन यह है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के 1/3 लेजिस्लेचर बीट MP और MLA उस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज होते हैं तो इट इज नॉट कंसीडर्ड एज एन एंटी डिफेक्शन। ठीक है, रादर इट इज कंसीडर्ड एज द स्प्लिट ऑफ पार्टीज। ठीक है, तो ये लीगल है, ये अलाउड है। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल मेंबर पार्टी शिफ्ट करता है तो वो लीगली अलाउड नहीं है। सेकंड पॉइंट ये है कि इस पे एक लैंडमार्क जजमेंट है कि इसका नाम आप नोट कर लेना कि हो तो कि हो कि हो तो होलो हन वर्सेस जैक चिलहू। दिस इज द लैंडमार्क जजमेंट अपॉन 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि हो तो होलोहन वर्सेस जैक चिलहू। एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो वो यहीं से पूछेगा अगर वो 10th शेड्यूल से क्वेश्चन पूछता है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। अच्छा, शॉर्ट टर्म कोर्सेज लाइकली एट ऑस्ट्रेलिया वेरासिटीज गिफ्ट सिटी कैंपस फ्रॉम नवंबर। तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसमें क्या है कि ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज क्या कर रही हैं कि गुजरात के गांधीनगर में उन्होंने गिफ्ट सिटी में कोलैबोरेशन किया है इंडियन यूनिवर्सिटी के अनुसार। यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया ये अपने शॉर्ट टर्म कोर्स स्टार्ट करने जा रही है। कहाँ कर रही है? गुजरात के गांधीनगर शहर के गिफ्ट सिटी में। अब क्या है कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है
वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं वो हमारे देश में अपने सेंटर एस्टेब्लिश कर सकती हैं। तो उसी कानून के हिसाब से ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी ने अपना यहाँ पर एक कैंपस एस्टेब्लिश किया है, जिसमें कि हमारे इंडियन स्टूडेंट्स स्टडी कर सकते हैं। वी कम टू दिस न्यूज, यूएस ईरान एक्सचेंज प्रिजनर्स। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ है कि यूएस ने ईरान के 5 कैदियों को वापस कर दिया है और ईरान ने यूएस के 5 कैदियों को वापस कर दिया है। ठीक है, तो ये जो स्टेप है ये दोनों कंट्री की तरफ से एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर एक अच्छा स्टेप इंटरनेशनल लॉ में माना जा रहा है। So that's all for today, my dear students. I will come again with next such analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.